बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने अपना पिछला काम जो वो प्रॉपरली लर्न कर लिया होगा और होमवर्क कर लिया होगा। गर्ल्स के ऑलमोस्ट मुझे सबके रजिस्टर मिल गए और बॉयज़ तो पढ़ ही नहीं ना रहे, क्योंकि उन्होंने तो पेपर भी नहीं देने, स्कूल तो कभी वापस ही नहीं आना, तो इसलिए अपने रजिस्टर नहीं जमा करवा रहे। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 8 है और आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 8 कंप्लीट एक्सरसाइज। मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या होमवर्क में करना है और क्या आप लोगों ने बस लर्न करना है, तो इसलिए ज़रा बराए मेहरबानी सारा लेक्चर सुना करें, क्योंकि आप सब ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि इंग्लिश की तो डायरी नहीं आती, और अगर डायरी नहीं आती तो आप लोगों ने किसी ने पूछने की जहमत भी नहीं की कि हम लोगों ने इंग्लिश का काम करना है या नहीं। आज हम लोग करेंगे शुरू एक्सरसाइज से। ऑब्जेक्टिव जो हम लोग करते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में होती है, वो वाली एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है पार्ट बी, जो है पहले कॉम्प्रीहेंशन वाले का। सम स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम्स, सम आर inferences based on evidences from the text, while some are not supported by any evidence. Put a tick in the right column. कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने हमें दी हुई हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जो एग्जैक्ट डायरेक्टली पोइम में बात की गई है, जिनके बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिसके बारे में हमें पोइम में थोड़ा सा हवाला मिल रहा है, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में बात ही नहीं हुई, बस वो लिख दी गई हैं। तो हम जिस कॉलम में वो आएंगी उस कॉलम में हम टिक करेंगे। पहला कॉलम है डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम, जो पोएम में है लाइंस वो ली। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम, जिसमें थोड़ा सा कोई मिलता है सबूत के इस बारे में पोएट ने बात की है, वो होगी, और जो बिल्कुल जिनके बारे में बात नहीं हुई। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इट इज़ अ कोल्ड एंड डार्क विंटर, और इस बारे में हमारी पोएम में डायरेक्टली बात हुई है, सीधे सीधा पोएम में बताया गया है कि ये जो है किस सीज़न की है, तो ये किस में आएगी, डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम। इस पर आप टिक करेंगे और ये आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द स्पीकर नोज द ओनर ऑफ द वुड, ये स्पीकर जो है उसको पता है मालिक कौन है, और इस बारे में पोएम में लिखा हुआ है कि वो जो है मालिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द स्पीकर फील्स गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वुड्स, जो स्पीकर है वो जो है शर्मिंदा महसूस करता है जंगल में रुकना, जबकि ऐसा तो नहीं था। पोइट ने तो कहा है उसको बहुत अच्छा लगा है जंगल में रुक के, और वह थोड़ी देर और रुकना चाहता है, लेकिन उसके पास करने के लिए बहुत से काम है, तो इसलिए वो नहीं रुक सकता। तो ये ना पहले कॉलम में आएगा ना सेकंड में, ये थर्ड कॉलम में हम इसका टिक करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट है, द स्पीकर थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट्स एंड री स्टार्ट हिज जर्नी, कि जो है बोलने वाला जो पोइट है वो सोचता है कि उसके कुछ अधूरे काम हैं और उसको अपना सफ़र जो है दोबारा से जारी करना है, और इस बारे में हमने स्पीकर ने कहा है कि वो बहुत विश करता है कि वो इस जंगल में रुके और इसकी खूबसूरती देख सके, लेकिन उसके बहुत से काम करने वाले हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट कॉलम में आएगा टिक। द स्पीकर इज़ टायर्ड एंड वॉन्ट्स टू रेस्ट, जो बोलने वाला है पोइट वो थका हुआ है और वो आराम करना चाहता है। एक तो वो इंजॉय भी करना चाहता था, उसकी खूबसूरती को देखना चाहता था जंगल की, लेकिन वो थका हुआ भी था। इसके बारे में हमें इनडायरेक्टली एविडेंस मिलता है, ठीक है, इसलिए सेकंड कॉलम में आएगा। द हॉर्स फील स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, घोड़े को जो है वो बहुत अजीब लगता है कि वो जंगल में रुक रहे हैं, और इसके बारे में उसने एक लाइन भी लिखी है कि उसका घोड़ा समझता है, थिंक्स इट क्वीर, वो लाइन रेफरेंस है, इसलिए ये फर्स्ट कॉलम में आएगा। नेक्स्ट हमारा है, द स्पीकर अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, ऑब्वियसली वो एडमायर कर रहा था उसकी ब्यूटी को, तो इसलिए वो वहाँ रुकना चाहता था, तो इसलिए ये फर्स्ट कॉलम में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट्स क्लियरली इमेजरी एंड द इन द पोइम। अब हम लोगों ने पहले देखेंगे इमेजरी होता क्या है। इमेजरी क्या होती है कि आप जो है हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, नीचे क्या लिखी हुई है। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड, कि हम लोग जो हैं कि सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए अपनी जो है 4 सेंसेस उन्होंने हमें बताई हैं, टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड,
इनसे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कोई चीज़ के बारे में, हम अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं। अब देखिए पोएम में इमेजरी क्या होगा कि हम लोग जो है जैसे जैसे हम लाइंस पढ़ते जाएं इतनी स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट होगा कि आपकी इमेजिनेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो साथ साथ आपके लगेगा आपके माइंड में वो पूरी वीडियो बनती जाएगी या वो तस्वीर बनती जाएगी जो आप पढ़ रहे हो, वो आपको एग्जैक्टली वैसा ही लगेगा, ऐसे लगेगा आप खुद वहाँ पे मौजूद हो और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। इसके लिए अगर किसी की इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन लिखने में भी जो होती है वो बहुत अहमियत होती है कि अगर लिखा ऐसे गया है कि आप लोगों को पढ़ने से ही सारा कुछ नज़र आने लग पड़े। अब पोएम है, ये ऐसी पोएम है जिसको हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम लोगों के दिमाग में वो डिटेल आती जाती है। अब हम देखेंगे पोएम में कौन कौन सी इमेजरी यूज़ हुई हैं, उसके पहले हम अंडरलाइन करेंगे। सब लोग अपनी पोएम वाला पेज खोलें जहाँ रीडिंग पे है और अपनी लेफ्ट पेंसिल्स पकड़ें ताकि आप लोग मार्क कर सकें साथ साथ कौन कौन सी इमेजरी है। सबसे फर्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे वुड्स। जब हम वुड्स वर्ड पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली जंगल की तस्वीर बन जाएगी। सेकंड है जो है हाउस इन द विलेज, दूसरी इमेजरी है हाउस इन द विलेज, उससे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कैसा होगा। थर्ड लाइन में कोई नहीं, फोर्थ लाइन में देखें फिल अप विथ स्नो। फिर उसके बाद हमारा आता है थिंक इट क्वीर, मतलब हम लोग हॉर्स को भी इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसको कैसे उसके एक्सप्रेशन होंगे जब वो उसको लग रहा होगा जंगल में रुकना के अजीब काम है। नेक्स्ट हमारी इमेजरी है हार्नेस बेल। उसके बाद है साउंड्स द स्वीप, हवा का झोंका। उसके नेक्स्ट हमारा जो है डाउनी फ्लेक। और लास्ट हमारी इमेजरी है लवली डार्क एंड डीप। ये हमारी कुछ इमेजरीज थी जो हम लोगों ने इस पोएम में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है कि जब हम सेम कंसोनेंट वर्ड्स जो होते हैं, साउंड्स जो होती हैं, उनको रिपीट कर रहे होते हैं एक ही लाइन में, दो जगह पे वो वर्ड आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं एलिट्रेशन। यानी फर्स्ट इसकी लाइन में हुज वुड्स, तो हुज का और वुड्स का भी डब्ल्यू सेम उनकी कंसोनेंट वर्ड्स हैं, सेम थोड़ी सी साउंड है, तो वो हमारा क्या होगा एलिट्रेशन होगा। अब हम पोएम में देखेंगे एलिट्रेशन कौन सी है। दोबारा से आप इसके रीडिंग पेज पे आ जाएं। सबसे पहली लाइन में हुज और वुड्स होगा हमारा एलिट्रेशन, फिर उसके बाद हिज एंड हाउस, उसके बाद हमारा आएगा नीचे आ जाएं हिज और हार्नेस, यहाँ ऊपर जो है वॉच और वुड भी होगा, डब्ल्यू जो सेम लाइन में आ रहे हैं कंसोनेंट वर्ड्स। उसके बाद हमारी लाइन में आता है द ओनली अदर साउंड स्वीप, साउंड और स्वीप है ओनली अदर, ओ और ओ ये वाला। लास्ट हमारा जो है एलिट्रेशन होगी डार्क और डीप। अब कंसोनेंट्स वर्ड का तो आपको पता होना चाहिए। कंसोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स में 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे कंसोनेंट वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी यही था, आइडेंटिफाई एलिट्रेशन एंड मेटाफर्स इन द पोएम। एलिट्रेशन जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ये आप होमवर्क में नहीं करेंगे, लेकिन मेटाफर्स वाला जो पोर्शन है वो आप लोग होमवर्क में अपने रजिस्टर्स पे करेंगे। और वो मेटाफर्स कौन कौन से हैं पोएम में यूज़ हुए वो अब हम देखेंगे। अब सबसे पहले मेटाफर्स होते क्या हैं। मेटाफर्स क्या होते हैं, दो चीज़ों का हम कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं, तो सिमिली में भी हम लोग यही करते हैं ना, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। और मेटाफर्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम ही दे देते हैं। यानी हम लोग कह लें कि कैमल को हम लोग क्या कहते हैं एज अ मेटाफोरिकली शिप ऑफ डेजर्ट, यानी हमने उसको एक टोटल बेजान चीज़ का नाम दे दिया। शिप एक बेजान है, कैमल जानदार है, तो हम लोगों ने जो है उसकी खसूसियात इतनी मिलती जुलती हैं उनके आपस में कि हमने उस दूसरी चीज़ का नाम ही एग्जैक्टली उठा के उसको दे दिया। शिप ऑफ डेजर्ट अगर लिखा जाएगा तो हम लोगों को पता लग जाएगा वो किसके बारे में बात हो रही है। इसी तरह मेटाफर्स में हम लोग जो हैं जब दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा खसूसियात मिल रही होती हैं तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं, उसको उसका पूरा मुजस्सम बना देते हैं। पहला हमारा होगा इस पोएम में हमारा मेटाफर है वुड्स। वुड्स किसके लिए जो इस्तेमाल हुआ है, दुनिया के लिए। वर्ड जो हमारी दुनिया है वो एक जंगल की तरह ही है।
नेक्स्ट है स्नो स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम्स। जो बर्फ़ है वो उसमें मसाइल हैं। बर्फ़ वैसे भी आप देखें अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वो मुश्किलात का बायस ही बनती है, उससे जो है चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस बेल स्टैंड्स फॉर नॉकिंग ऑफ कॉन्शियस। कि हार्डनेस बेल जो है वो हमारे दिमाग को, तख़य्युल को झंझोड़ता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारा जो दिमाग है हमारा हमको बताता रहता है, जो हमारी सोच है वो, कि हम लोग क्या करें, क्या गलत है और क्या सही है, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोमिसेस स्टैंड्स फॉर ड्यूटीज़। और यानी प्रोमिसेस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं वो पूरा करने के लिए। और लास्ट है हमारा स्लीप। स्लीप को वैसे भी हम लोग हाफ डेथ कहते हैं, तो पोइम में भी उसको डेथ के बारे में, मतलब जब इंसान सो जाता है तब उसको किसी चीज़ की खबर नहीं होती, तो वो एक आधी जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है इंसान जब सोता है। तो इसमें भी स्लीप को उसने डेथ से कंपेयर किया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अपना देखेंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में होगा, 2 वीडियोस में होगा, इसलिए दोनों वीडियोस कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको पता हो क्या आपने होमवर्क करना है और क्या नहीं। हेयर आर सम वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग, मैच द कॉलम। के ऑपोजिट वर्ड्स के साथ हमने मैच करना है। विलेज का ऑपोजिट क्या होगा? सिटी। स्टॉपिंग मूविंग, स्नो वाटर, फ्रोजन मेल्ट, डार्केस्ट ब्राइटेस्ट, डाउनी हार्ड, साउंड साइलेंस। और डीप का होगा शैलो। शैलो का मतलब होता है खोखला और डीप का मतलब होता है गहरा। इस वीडियो में इतना ही है। अब दूसरी वीडियो आप लोग जो है पार्ट 2 वाली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वाला काम जो हम लोगों ने आज किया है।